भारतीय केंद्र सरकार के लगभग 65 लाख पेंशन धारकों एवं करोड़ों कर्मचारियों जो राज्य सरकार के अधीन हो केंद्र, सभी को आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। 8th पे कमीशन जो है कि घोषणा केंद्र सरकार कर चुकी है। भारत सरकार ने 8th पे कमीशन की घोषणा कर, लेकिन अभी तक जो उसकी कमेटी तक गठित नहीं हुई है। इस कमेटी के गठित होने में बहुत लंबा समय लगेगा। कब इंप्लीमेंट होगा? देखिए, इंप्लीमेंट तो आपका 1 जनवरी 2026 से होना है। उसमें एक सबसे मेन फैक्टर काम करने का है, वो फिटमेंट फैक्टर क्या है। तो अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फिटमेंट फैक्टर का लाइव कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर होगा, वो फिटमेंट फैक्टर क्या चीज पे डिपेंड करेगा, फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तब तक यदि हमारे चैनल को आज आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब जब तक नहीं करते हैं तब तक एनर्जी नहीं आती और हम इतनी सारी चीजें नॉलेज आपके पास तक लेकर नहीं पहुंचा पाते हैं। क्योंकि 8th पे कमीशन से रिलेटेड मैं एक एक टॉपिक पे मैं आपको आपके पास तक वीडियो पहुंचाता हूं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि देखिए फिटमेंट फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है, फिटमेंट फैक्टर क्या चीज पे डिपेंड करता है। देखिए, ये जो पेज है, हो सकता है कि थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन इस पेज के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये पेज जो है अभी तक टोटल जितना वेतनमान जो लागू हुआ है, टोटल 8वां वेतनमान की घोषणा हो चुकी है। इसके अभी जो वर्तमान में 7वें वेतनमान के हिसाब से सैलरी मिल रही है। तो पिछले जो 7 वेतनमान के हिसाब से कितना सैलरी इंक्रीमेंट रहा है, सैलरी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी, फिटमेंट फैक्टर क्या रहा है, उन सभी चीज़ों का ये पूरा का पूरा देखिए डिटेल्स है। इस डिटेल्स में क्या है, इन चीज़ों को पहले समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये है। देखिए यहाँ पे क्या है कि छठा सीपीसी, जो छठा सीपीसी कब आया था? 2006 में आया था। और 2016 में और 17 में कौन आया था? आपका 7वां सीपीसी आया था, 7th पे कमीशन आया था। और अभी जो है 10 साल के बाद यानी 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होने वाला है। तो ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज को देखेंगे कि अभी तक के वेतन जो आयोग है, वेतन आयोग के इतिहास में, आजादी के बाद से वेतन आयोग के इतिहास में सबसे ज्यादा जो है सैलरी में वृद्धि हुई थी, सैलरी के प्रतिशत में वृद्धि हुई थी 54% का। कितने प्रतिशत का? देखिए यहाँ पे 54% लिखा हुआ है। यानी उस समय आपके 5वें वेतनमान में जो मिनिमम आपका बेसिक था वो था 2550 रुपये, जो कि बढ़ करके जो है छठा वेतनमान में हो गया था 7000। और यही वेतनमान जो है 7वां वेतनमान में बढ़कर 18000 हो गया था। अब 8वें वेतनमान में ये 18000 जो बेसिक है, जो सबसे मिनिमम बेसिक है, ये बढ़ के कितना होगा, इन सभी बिंदु पे चर्चा करेंगे। बस आप अंत तक बने रहना है, आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। तो देखिए 54% की यहाँ वृद्धि हुई है, फिर भी देखिए यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो छठा वेतनमान का था वो था 1.86 था। बात को समझने की कोशिश करेंगे। वही 7वें वेतनमान की बात देखिए, 7 सीपीसी 2014 से लेकर 2016 के बीच की जो बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम अगर देखेंगे तो यहाँ पे मात्र 14.29%, यानी ये क्या था, 14.29% का वृद्धि था वेतन में। लेकिन फिटमेंट फैक्टर यहाँ 2.57 था। तो अब आप ये सोचेंगे कि जब सबसे ज्यादा सैलरी प्रतिशत की वृद्धि छठे वेतनमान में हुई थी, तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट उस समय थी। और अभी जो 2016-17 में जो 7वां वेतनमान आया था, उस समय बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट थी। तो कहा जाता है कि एनडीए गवर्नमेंट जो सबसे कम सैलरी प्रतिशत वृद्धि किया था। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखना था कि अभी तक का सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर भी जो है 2016-17 में रहा था। भले सैलरी प्रतिशत की वृद्धि कम हुई थी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर यहां ज्यादा था। और यहां पे सैलरी प्रतिशत 54% की वृद्धि हुई थी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर मात्र 1.86 था। तो इन सभी बिंदुओं को जानेंगे कि आखिर ये यहाँ पे सैलरी प्रतिशत इतनी वृद्धि होने के बाद फिटमेंट फैक्टर इतना क्यों रहा है, आपका 8वें वेतनमान में कितना फिटमेंट फैक्टर होने वाला है, सैलरी की जो आपकी वृद्धि होगी, पेंशन में जो वृद्धि होगी, वो आपका फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि सैलरी जो वृद्धि होगी प्रतिशत उस पर डिपेंड करेगा। देखिए सरकार जो है, वर्तमान जो सरकार है और जो विपक्ष जो है, सबको जानकारी के अभाव में जो बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जाती है। कहा जाता है कि छठा वेतनमान में 54% की वृद्धि, जो इतिहास का सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस समय सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो था 1.86 गुना हुआ था।
लेकिन 2016 में सबसे कम आपका सैलरी प्रतिशत वृद्धि होने के बावजूद जो है आपका 2.57 आपका वेतन वृद्धि हुआ था, यानी लगभग 2.5 गुना से ज्यादा हुआ था, और उस समय आपका लगभग 2 गुना से भी कम हुआ था। तो अगर सच्चाई इसमें देखिएगा कि जिस चीज के हल्ला किया जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट कर दी थी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए सैलरी इंक्रीमेंट वेतन प्रतिशत ज्यादा था आपका, लेकिन फिटमेंट फैक्टर आपका 1.86 था। तो सैलरी आपका फिटमेंट फैक्टर का मतलब कि सैलरी कितना गुना ज्यादा बढ़ेगा, सैलरी की जो बेसिक होगी कितना ज्यादा, वो फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, ना कि सैलरी प्रतिशत पे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले देखिए एक्चुअल में क्या होने वाला है। देखिए 8वें वेतनमान में है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 34.1% जो है सैलरी प्रतिशत वृद्धि की, जिसके कारण आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 जाने वाला है, जिसके कारण जो है आपका 18,000 का जो बेसिक है वो बढ़ के कितना लगभग चला जाएगा, 41,000 चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग, चूंकि आज का जो सेशन है वो सेशन क्या है कि हम लोग जानना चाहेंगे कि उस सेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो आइए हम लोग फिटमेंट फैक्टर की फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। चलिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं यहां से, समझ नहीं। देखिए अगर आपसे बात किया जाए कि फिटमेंट फैक्टर क्या है, देखेंगे फिटमेंट फैक्टर क्या है। फिटमेंट फैक्टर समझने की कोशिश करेंगे, फिटमेंट फैक्टर क्या है। हमने क्या लिखा यहां पे कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। इस फिटमेंट फैक्टर के देखिए फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं कि इस फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है। एक्चुअल में फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि बेसिक, जो आपका बेसिक सैलरी है और प्लस डियरनेस अलाउंस उस समय का, बेसिक सैलरी और आपका डियरनेस अलाउंस जो है, इन सबको हम लोग क्या मानते हैं, जो भी बेसिक और डीए होता है उनको जोड़ करके हम लोग यहां पे मान लेते हैं 1। उसके बाद जो है प्लस डीए प्रतिशत, प्लस डीए प्रतिशत यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता प्रतिशत उस समय आपका क्या चल रहा है। उसके बाद जो होता है कि जो डीए प्रतिशत होगा, बेसिक प्लस डीए और डीए प्रतिशत, उसके बाद जो है आपका होता है सैलरी, सैलरी में जितना इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट जो होता है वो है प्रतिशत। यही आपका फिटमेंट फैक्टर का कंप्लीट आपका फॉर्मूला होता है, कंप्लीट फॉर्मूला। इसके इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम लोग इन बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि इसकी जो ये आपका बेसिक, जो आपको 6ठा वेतनमान में कैसे वृद्धि हुआ था, उस सभी बिंदु पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, हम उस सभी बिंदु पर चर्चा करके हम आपको उन चीजों को बताते हैं, देखेंगे। तो ये बेसिक प्लस डीए प्रतिशत सैलरी इंक्रीमेंट आपका, ये आपका ध्यान रखना है। अब यदि हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो इन चीजों को पहले समझेंगे कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। हमने क्या बोला कि बेसिक और जो डीए है, समझेंगे बेसिक और डीए। तो हम लोग यहां पे ध्यान रखते हैं कि 7th सीपीसी में ध्यान रखना है कि 7th सीपीसी जब 2016 में इंक्रीमेंट हुआ था, उस समय जो है महंगाई भत्ता जो बढ़ करके चला गया था 125% पे। उस समय महंगाई भत्ता बढ़ के कहां तक चला गया था आपका, 125% पे चला गया था। तो जब भी हम लोग अगर फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे, कब 7वें वेतनमान का फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे, जब ये फिटमेंट फैक्टर देखेंगे कितना 7वें वेतनमान में फिटमेंट फैक्टर कितना आया था, 2.57 आया था। कितना आया था, 2.57 आया था। और वेतन कितना वृद्धि हुआ था, 14.29। तो हम लोग इसी बिहार पे देखते हैं कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला है उसको प्रूव करके बताते हैं कि सही है कि नहीं। फिर उस पर हम लोग चलेंगे कि 8वें वेतनमान में फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है। देखिए तो मैंने क्या बोला कि बेसिक और डीए, ध्यान से समझना है। मैंने क्या बोला आपको कि बेसिक और डीए। तो देखिए बेसिक और डीए जब भी होगा उस सबको हम लोग जोड़ लेते हैं और जोड़ करके हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं। बेसिक और डीए को क्या मान लेते हैं, 1। उसके बाद जो दिया गया है कि ये डीए प्रतिशत, देखिए उसके बाद जो दिया गया है डीए प्रतिशत,
समझने की कोशिश करेंगे। तो उस समय डीए क्या था 125%। तो अगर हम लोग 125%, समझने की बात, जो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100, और जब 2 को 0 होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, यानी 1.25 हो जाएगा। तो यहां पे हो गया 1.25, 1.25। अब हम लोग इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 2.25 हो जाएगा। अब इस 2.25 अब प्लस इस 2.25 का, ध्यान से समझेंगे, अब इस 2.25 का सैलरी कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ था, देखिए सैलरी कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट, 14.29% इंक्रीमेंट हुआ था। तो देखिए यहां पे हम लिख लेंगे 14.29%, इतना। तो प्रतिशत का मतलब होता है नीचे बट्टा कितना, 100, बट्टा 100। क्लियर, यहां पे समझेंगे। अब इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 2.25 हम लोग रहने देते हैं, प्लस अब इस 2.25 का देखिए 14.29। तो यदि हम लोग इसको देखेंगे, अगर यदि हम लोग इसको कैलकुलेटर पे फॉलो करते हैं, देखिए क्या था 2.25, क्लियर, 2.25 गुना देखिए कि 14.29, क्लियर था। तो ये कितना हो गया 32 इतना, देखिए इतना हो गया 32.1525, यानी टोटल हम यहां कर लेते हैं, सॉरी, देखिए यहां पे आपका ये बैक कर लेते हैं, देखिए हाँ इतना 14.2 तो 32.15 हो गया, और 32.15 यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं, देखिए 32.25, और उसमें हम लोग क्या कर लेंगे 100 से भाग दे देना है। क्या चीज से भाग देना है, देखिए यहाँ पे 100 से हम लोग क्या कर लेते हैं कि आपको भाग दे लेते हैं। देखिए तो कितना आपका आ गया, देखिए यहाँ पे 0.3215, 0.3215 आ गया आपका, देखेंगे। तो अब यदि हम लोग चलते हैं हम लोग अपने जगह, देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया था 0.32। अब इन दोनों को यदि ऐड करते हैं देखें तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और 2 और 3 कितना हो गया 5, और देखिए यहां पे कितना हो गया 2। तो टोटल आपका फिटमेंट फैक्टर आपका कितना आ गया, देखिए आपका कि 2.57 आ गया। कितना आ गया 2.57, और देखिए यही 2.57 आपका उस टाइम था कितना, जब आपका 7वां वेतनमान आपका लागू हुआ। तो देखिए यहां पे 2.57 था। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि हमने जो फिटमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला बताया आपका, ये फिटमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला कि बेसिक और डीए को जोड़ करके उसको हम लोग एक मान लेते हैं, उसमें डीए प्रतिशत को जोड़ देते हैं, और जितना आएगा टोटल जितना आएगा फिर पुनः उसमें उसका सैलरी प्रतिशत इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसके कारण आपका फिटमेंट फैक्टर निकल जाता है 2.57। फिर आपका अगला जो सवाल होगा कि सर मान लीजिए कि जो छठा वेतनमान में जो आपका 54% बढ़ने के बाद भी आपका जो 1.86 फिटमेंट फैक्टर क्यों रहा है, तो इसलिए रहा है कि देख रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे डिपेंड करता है, तो यहां पे देखिएगा क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो आपका सबसे ज्यादा डिपेंड करता है डीए पर। किस पे डिपेंड करता है, डीए पर और सैलरी इंक्रीमेंट पर भी। तो यह ध्यान रखना है कि इसको तो हम लोग एक मानते हैं, तो डीए उस समय जितना कम होगा, डीए जितना कम होगा उतना ही आपका क्या होगा, आपका ये आपका क्या बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर कम होगा। तो 2006 में जब हुआ था तो उस समय जो डीए जो था वो लगभग 50 से 60 के आसपास में था, इसलिए और भले इसलिए 54% बढ़ने के बाद भी आपका जो फिटमेंट फैक्टर वहां 1.86 रहा है। जबकि 2016 में आपका जो है 2016 में अगर मान लीजिए कि यही 2016 में अगर 54% की वृद्धि अगर हो गया रहता, तो समझिए कि ये फिटमेंट फैक्टर चला गया रहता आपका 3 पर, लगभग 3.86 के आसपास चला गया रहता। क्योंकि जैसे ही डीए जितना बढ़ेगा, जितना ज्यादा डीए रहेगा उतना ज्यादा आपका फिटमेंट फैक्टर आपका ज्यादा रहेगा। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि 8वें वेतनमान में आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है, इस चीज को समझने की कोशिश। देखिए अब हम लोग यहां से ले लेते हैं कि देखेंगे, अब हम लोग समझने वाले हैं कि एट्थ पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है।
8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है 8th पे कमीशन में। सेम वही 8th पे कमीशन में देखिए 8th पे कमीशन में सबसे पहले क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले उन चीजों को समझ लेंगे कि क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला जो डिपेंड करता है वो है सैलरी इंक्रीमेंट पर, कि कितना सैलरी प्रतिशत आपका क्या है बढ़ा है, यानी ये देखिए वृद्धि का साइन है। दूसरा आपका क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो इन चीजों पे अभी देख लेंगे तो हम समझेंगे। दूसरा आपका है डियरनेस अलाउंस, तो आपको पता है कि जो डियरनेस अलाउंस है अभी जो है वर्तमान में 57% है, ये बढ़ करके बहुत अगर होगा तो चला जाएगा 60-62 के आसपास में दिसंबर के आसपास में। तो हम एट अराउंड मान लेते हैं कि आपका जो डियरनेस अलाउंस होगा दिसंबर 2025 में वो होगा 60%। हो सकता है कि 1-2% और भी बढ़ जाए, लेकिन हम 60% के अराउंड में ले लेते हैं। और जो सैलरी इंक्रीमेंट जो ले लेते हैं, हम मान लेते हैं सैलरी जो इंक्रीमेंट होगी वो हो जाएगी मान लीजिए 34.1%। 34%। इसलिए अब पूछेंगे सर कि क्यों 34% वृद्धि हो जाएगी, तो देखिए जब भी महंगाई भत्ता जब निकाला जाता है तो AICPIN के डाटा निकलती है, जो भारत के बहुत सारे शहरों से जो है वहाँ के खाद्य पदार्थों का जो है जितने लोग इंसान का जो खर्च है खाने पीने पे, तो उन सभी 5 व्यक्तियों पे चूंकि अब आ चुका है, उन सभी का खर्च निकाला जाता है कि अभी महंगाई एक्चुअल में है क्या। तो जब वहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल दिया गया है NCJCM के जो भी है AICPIN का डाटा कि 41,000 के आसपास में आपका जाना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है आपका सैलरी प्रतिशत में वृद्धि आपका 34.1% जा रहा है। तो 34.1% जाएगा, तो आइए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि इसका फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए। तो यदि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, तो आपको पता है कि बेसिक और जो DA होगा, बेसिक और DA को हम लोग क्या ले लेते हैं, हमेशा 1 ले लेते हैं। बेसिक और DA को हम लोग हमेशा क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। और प्लस इसमें DA प्रतिशत ऐड कर देते हैं, प्लस इसमें जितना आता है उसका सैलरी इंक्रीमेंट प्रतिशत ऐड कर देते हैं। तो देखो बेसिक और DA को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और DA अभी 60% चल रहा है। तो देखो 60% को यदि तुम दशमलव में तोड़ेंगे, देखिए दशमलव तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.60 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 0.60 ऐड कर लिए, और इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा 1.60, और प्लस इसमें क्या करेंगे 1.60 का आपका देखिए 34.1% इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेटर ले लेते हैं 1.60, देखेंगे 1.60 गुना 34.1। देखिए यहाँ से कैलकुलेटर ले लेते हैं, यहाँ से देखिए देखिए यहाँ कितना था, देखिए 34.1 गुणा आपका कितना था, फिर से बताइए 34.1 आ गया था, प्लस उसमें आ गया था 1.60 आ गया था, आपका 54.56 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करना है 100 से भाग दे देना है। तो कितना आ गया देखिए 100 से नहीं 1000 हो गया था ना, देखिए 1000 हो गया, तो हम लोग यहाँ से ये 0.54 हो जाएगा। जैसे एक अगर यहाँ से बैक करते हैं देखिए तो 0.54 आ गया, तो 0.54 आ गया, देखिए 0.54, यानी इसका जो सॉल्यूशन आ गया। देखिए अगर इसको अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.54। अब हम लोग यहाँ से देखिए 0.54 आ गया, तो यानी 1.60 अब प्लस आ गया 0.54। अब यदि हम लोग इसको ऐड करते हैं तो देखिए 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, 5 और 6 कितना हो गया 11, देखिए 5 और 6 कितना हो गया 11, और 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी लगभग जो है 2.14 के आसपास में आपका जा रहा है। तो ये 2.14 आपका फिटमेंट फैक्टर अभी कैलकुलेशन में आ रहा है। तो उम्मीद कीजिए कि 2.14 ना हो करके ये जाएगा 2.28। ये 2.28 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हो सकता है कुछ 34.1 ना बढ़ा करके आपको 34.5 बढ़ा दे, हो सकता है कि ये 35% बढ़ा दे, तो 2.28। जबकि जितना आपका NCJCM स्टाफ है उन लोगों को देखिए फिटमेंट फैक्टर अगर बात करते हैं ना, तो देखिए फिटमेंट फैक्टर जो है फिटमेंट फैक्टर रहने का कितना अनुमान है, तो देखिए एक आपका सबसे ज्यादा अगर अनुमान है तो है 2.28। अगर मान लीजिए कि इसका चांस है कि 80% चांस है,
तो दूसरा आपका रहने वाला है 1.92। आप कह सकते हैं कि 10% इस पे भी है। अगर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खुश करेगी तो 2.86% ले 2.86 भी लेके जा सकती है। 2.86 इस फिटमेंट फैक्टर का मतलब ये होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि आपका जो बेसिक होगा आपका इतना गुना बढ़ जाएगा। बेसिक जो होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी 18,000 है, अगर मान लीजिए कि अभी आपका कितना है 18,000 है, तो अगर 18,000 है तो देखिए 18,000 अगर बेसिक आपका मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा 2.28 बढ़ जाएगा। अगर 1.92 आपका फिटमेंट फैक्टर होता है तो 1.92 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। अगर 2.86 होगा तो 2.86 गुना आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बढ़ करके आपका होगा। क्लियर? अब यहां से देखिए अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है 2.28 गुना, तो यहां पे इन चीजों को देखेंगे कि बढ़ता है तो देखिए यहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक, इसमें क्या होगा देखिए 7वें सीपीसी में लेवल 1 से लेकर देखिए 18,000 के बदले में अभी बेसिक आपका कितना है 18,000, कितना है आपके 18,000 है। जब 18,000 है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 41,000, बढ़ के कितना हो जाएगा 41,000। अगर 7 सीपीसी का पता है कि 7 सीपीसी का कितना होता है, बेसिक मिनिमम स्टार्टिंग होता है 19,900, तो ये बढ़ के हो जाएगा 45,400। कितना हो जाएगा 45,400। लेकिन जब भी आपका बढ़ेगा तो उस समय क्या होता है, जब भी 8th पे कमीशन लागू होगा तो आपका डीए वहां पे क्या हो जाता है एकदम शून्य हो जाता है। डीए पूरा शून्य से शुरू होता है, यानी जब भी इंप्लीमेंट होगा तो डीए जो कि जाके मर्ज कर दिया जाता है बेसिक में, तो वहाँ डीए से डीए की उसके बाद जो आपकी जो सैलरी बढ़ेगी देखिए इसमें एचआरए में भी सुधार होगा, एचआरए में भी बढ़ेगा, मेडिकल में भी सुधार होने वाला है ना। आपका जो ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह मिलने वाले उस सब चीज़ों में बहुत सारी सुधार होगा महंगाई के हिसाब से, है ना। तो उस सभी चीज़ों में जब सुधार होगा तो सैलरी में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी जो वृद्धि मानी जाएगी। देखिए उसी तरह अगर थर्ड जो देखेंगे यहाँ पे, अगर तीसरा जो लेवल होगा उसमें क्या कहते 7वां सीपीसी में 21,700 है शुरुआत, तो 49,500 हो जाएगा। चौथा में 25,500 से होता है तो 58,100 हो जाएगा। लेवल 5 में 29,200 है तो आपका देखिए 66,600 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका पे लेवल बढ़ता चला जाएगा और फिटमेंट फैक्टर आपका लगभग 2.28 अगर होता है। अगर कुछ भी होता है तो फिटमेंट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फिटमेंट फैक्टर जो है सबसे पहले क्या चीज़ पे देखिए, जितना भी डीए बढ़ेगा उसी पे डिपेंड करेगा। डीए पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा क्योंकि आपके 7वें वेतनमान के समय 2016 में जो है आपका डियरनेस अलाउंस उस समय 125% हो गया था। इसी वजह से जो आपका फिटमेंट फैक्टर उस समय 2.57 हो गया था। और लेकिन 2006 में जब छठा वेतनमान लागू तो उस समय आपका डियरनेस अलाउंस बहुत कम था, इसलिए 54% सैलरी बढ़ने के बावजूद भी 1.86 रहा था। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर जो है एनडीए गवर्नमेंट 2016 में ज़्यादा बढ़ी हुई थी, ना करके फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा थी, है ना, एज ना कि आपका फिट उस समय आपको मान लीजिए कि 2006 में भले सैलरी प्रतिशत बढ़ा लेकिन आपको बेनिफिट कितना मिला था, मात्र आपका 1.86 गुना का हुआ था। तो उम्मीद कीजिए कि 2.28 गुना अभी के दौर में भी आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। अगर कहीं भी इसमें डाउट रह रहा है, कहीं भी कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि फिटमेंट फैक्टर एक्चुअल में से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन रह रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर पे उस चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस पर और भी वीडियो लेकर के आएंगे।